हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन और आज हम शुरू करने वाले हैं आपका वैक कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 2 क्रेडिट का वैक कोर्स है। और इसी के अंदर जो है, अगर आप सॉल के स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो या एनसीवेब स्टूडेंट हो, ये आपको हेल्प करने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है ये। और ये जो सॉल का मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट क्यों ना हो। और ये मटेरियल जो है, ये आपको हेल्प करेगा टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि मैंने ये मटेरियल देखा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्साइज है। अगर इसके अलावा और भी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी कुछ चैप्टर्स की अलग से पढ़ने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी इसके अलावा भी। और इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है, उसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये पूरा का पूरा आपका जो वैक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बेस्ड है। तो डेफिनेटली आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्यों है, कैसे बनाया गया। इसको आप कंपेयर करोगे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। उसके लिए पहले आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, जो कि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसके अंदर आपको 3 जो है सब पार्ट है। फर्स्ट इज द फेडरल रिपब्लिक। फेडरल रिपब्लिक क्या होता है, उसका मतलब हम समझेंगे। ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है वो समझेंगे। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आपको आपने बहुत बार सुना होगा, जब आप मूवी देख रहे होगे या कुछ भी, जब आपने रूल ऑफ लॉ सुना होगा। सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब हम समझेंगे। सॉवरेनिटी क्या होती है, ये समझेंगे। सोशलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ये समझेंगे। वैसे ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी पता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी है, बचपन में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, तो ये आपके लिए इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, सेक्युलरिज्म क्या होता है वो आप समझेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में। जो बचपन के लेवल पे हम 2 लाइन की डेफिनेशन पढ़ते थे ना, वैसा नहीं पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आपके दिमाग में क्या आती है? अब अगर आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, तो वो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये रिटन है। बट अगर आप ब्रिटेन की बात करें, तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो बेटर होगा कि आप क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है और एक लीगल डॉक्यूमेंट है। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कंट्री को किस तरीके से आपको गवर्न करना है। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसमें कंट्री को किस तरीके से गवर्न करना है, ये बताया जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू टिल नाउ। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे लोग जो है लिविंग टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, लिविंग टेक्स्ट है, जैसे कि सोसाइटी हमारी, जैसे कि 50 साल में, 75 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जाती है सोसाइटी में। ठीक है, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने लिख लिया था 75 साल पहले, लेकिन उसके साथ साथ जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया, उसके साथ साथ जो है हमने ये भी अमेंडमेंट डाला था उसमें, कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जब चाहे जो है अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर डालो। ठीक है, अभी तक के इतने साल हुए हैं, 74 ईयर्स हुए हैं, 75 नहीं हुए, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस को हुए हैं 75 से ज़्यादा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो हमें अभी तक के कितने हुए, ऑलमोस्ट 74 ईयर्स हुए हैं। ठीक है, तो हमें समझते हैं कि एक लिविंग टेक्स्ट होने का ये बेनिफिट है कि जब सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज आते हैं, तो उसी के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है वो चेंज जो है ला सके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो पहले नहीं थे। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हमारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहे या कोई भी कॉन्टेक्स्ट में कहे, ठीक है, अगर वो एक डेमोक्रेटिकली इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है, तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक होता है हमारा लेजिस्लेटिव, ठीक है, और एक होता है जुडिशियल। इसके फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत इजी सा फंक्शन है। एक जो होता है वो कानून का जो है संरक्षक होता है, मतलब ये देखता है कि कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं।
एक कानून को बनाता है और एक कानून को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो जुडिशियल जो है वो डेफिनेटली ये देखेगा कि कानून फॉलो हो रहा है या नहीं, लेजिस्लेटिव जो है कानून को बनाएगा और एग्जीक्यूटिव जो है कानून को एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्लियर है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? बिकॉज हम देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें मतलब 74 ईयर्स से बहुत सारी कंट्रीज उस टाइम पे आज़ाद हुई थी, बट उतना इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं बना पाई, ठीक है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। क्यों रहा है? बिकॉज इसके अंदर सबके लिए बात की जा रही है। क्यों सबके लिए बात की जा रही है? जैसे ट्रेड यूनियन के बारे में बात की जा रही है, पीजेंट ग्रुप्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, विमेन मेंबर्स के बारे में बात की जा रही है, हर एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे बनाया गया था, ये हर चीज़ को जो है प्रॉपरली कार्व्ड आउट किया गया था इस तरीके से, ताकि बाद में जाकर कोई और प्रॉब्लम ना हो। अब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा लिखा गया था। इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने साल लगे। तो 2 साल ऐसा माना जाता है, 11 मंथ्स, ठीक है, मतलब 2 years 11 months 13 days, ठीक है। इतने साल लगे और इतने दिन लगे और इतने महीने लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। आपको जो ये टाइम पीरियड है आपको याद करना है। और 26 नवंबर को ये अडॉप्ट कर लिया गया 1949 में। और आपको पता है कि 26 नवंबर को क्यों मतलब 26 नवंबर क्यों चूज किया गया था? मतलब 26 नवंबर को तो ये कंप्लीट हुआ था, बट 26 जनवरी क्यों चूज किया गया था 1950? क्योंकि जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज डे जो है 1930 में मनाया गया था, और उसकी ही जो है 3 डिकेट्स हो जा रहे थे, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी को जो है डे चूज किया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे अडॉप्ट किया गया। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहले बात तो ये समझते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था कौन। तो देखिए, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को आज़ाद करने वाले तो उन्होंने ये काम अच्छा किया कि उन्होंने कहा कि हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहते हैं, और इस पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सिलेक्ट किया। और ये जो है लोगों के द्वारा ही इलेक्ट की गई थी, ठीक है, लोगों के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की गई थी। बट कहने का मतलब ये है कि ये जो है अलग अलग प्रोविंसेस में जो है इसके इलेक्शन हुए थे। लेकिन उस टाइम पर जो है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो उस टाइम तक के इंडिया का पार्ट नहीं बन चुके थे, तो वहां पर इलेक्शन जो है पॉसिबल नहीं हो पाए थे। इसलिए कई कई पर जो है कई कभी कभी डाउट उठता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, ये तो लोगों के द्वारा बनाई नहीं गई है, तो फिर क्यों जो है क्या कहते हैं इसकी जो इसका जो कमांड है ये पूरे के इंडिया पे जो है क्यों एप्लीकेबल है, ठीक है। इस तरीके का जो है क्वेश्चन भी लोगों के दिमाग में आता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। अब आपने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, आपको स्कूल कॉलेज में बार बार पढ़ाया जाता है। तो प्रिएम्बल क्या है? जैसे कि बुक का प्रिएम्बल होता है, वैसे ही जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल है कि उसकी स्टार्टिंग है, उसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है लिखी गई है यहाँ पर। और उसके बाद में बताया गया है कि अलग अलग मतलब चीज़ें इसमें लिखी गई है, लेकिन इसका जो हर एक वर्ड है, इसका हर एक वर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वो हम इम्पोर्टेंस को समझने वाले हैं। सेकेंडली चीज़ यहाँ पर हम कुछ और जो हमारे फीचर्स होते हैं उसके बारे में जो है वो हम समझेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डेमोक्रेसीज जैसे कि यूएसए, ठीक है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इन सब डेमोक्रेसीज के जैसे इंडिया का भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ब्रिटेन का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुछ रिटर्न है ही नहीं ब्रिटेन में। बट होता ये है कि ब्रिटेन जो है टाइम टू टाइम जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है पास करता है, ठीक है, वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है। कोई चीज़ ऐसा रिटर्न नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि जब मैग्ना कार्टा हुआ था 1215 के अंदर, ठीक है, मैग्ना कार्टा जब हुआ था तब से लेकर अभी तक के बहुत सारे रूल्स जो है वो पास हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, लेकिन बहुत सारे लॉज तो बनाया है डिफरेंटली, और ये आज भी जो है इफेक्टिव है।
तो अब हम बात करते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में और क्या इंडियन कंटेक्स्ट के फीचर्स है व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि एक लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। अब देखिए क्या ज़रूरत थी कि हम इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखें, ठीक है, क्यों हमने इतनी मेहनत की, तो उसका भी एक रीज़न है, ठीक है, हम पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अगर आपको बता दूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे छोटा है, इसमें सिर्फ 7 ही आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो 395 आर्टिकल्स है। तो क्यों हमने इतना बड़ा सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। चाइना की बात करें, चाइना अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, अगर हम बात करते हैं साइज की बात करते हैं, तो साइज में और पॉपुलेशन में हमसे बड़ा जो है वो है चाइना, ठीक है। चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी सिर्फ 138 आर्टिकल्स है, तो क्यों हमने इतना बड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। और कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो है वो भी बहुत छोटा सा है, ठीक है, मतलब 147 सेक्शन है उसके अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर क्यों इतना बड़ा है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों। ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री थी, ठीक है। वहाँ पर डिफरेंट कल्चर यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। आप नॉर्थ जाओगे वहाँ डिफरेंट कल्चर, साउथ जाओगे डिफरेंट कल्चर, ईस्ट जाओगे वेस्ट जाओगे अलग अलग कल्चर। सेकेंडली प्लूरलिस्ट नेचर। व्हाट इज प्लूरलिस्ट नेचर? मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब के अलावा हर एक रिलीजन में भी डिफरेंट सेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो हिंदू है वो हिंदू हिंदू नहीं है, बिकॉज हर एक गुजरात का हिंदू अलग है, जो मराठा है वो अलग है, जो साउथ में आप जाओगे हिंदू अलग है। तो इसका बहुत ज़्यादा प्लूरलिस्ट करेक्टर है, उसको आपको जो है कहीं ना कहीं देखना है और उस चीज़ को आपको जो है ध्यान में रखना है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस और कास्ट एथनिसिटी और रिलीजन के लोग यहाँ पर जो है रहते हैं डिफरेंट तरीके के। और यही कारण था कि जो है एक प्लूरलिस्ट कैरेक्टर जो है मतलब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया उस टाइम पर लार्जली क्या थी, एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी। मतलब ज़्यादातर हम किस पर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे तो क्या हुआ, तो उस टाइम पे जो इंडिया थी, इंडिया के बहुत सारे लोग पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन इलिटरेसी से सफ़र कर रहे थे। तो उस टाइम पर हमें ज़रूरत थी कि इन लोगों के लिए भी काम किया जाए, ठीक है। और उन लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत सारे जो है कमीशंस बिठाए गए, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई, ताकि जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हम डील कर सकें। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको पता है बहुत अच्छे से, स्टेट की कुछ ड्यूटीज होती है जो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं होती। मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, अगर आप पढ़ोगे, अभी आगे चलकर हम पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, आपको लगेगा हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो है इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितना वहाँ की गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी है जो कि कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें जो है इन्फोर्सेबल नहीं है बाय द लॉ। और ना केवल उस टाइम पर जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ना केवल सिर्फ और सिर्फ मतलब रीजनल रिलीजियन कल्चरल पॉलिटिकल सोशल ये सब में तो वैरायटी थी ही। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। प्रिंसली स्टेट में भी बहुत सारी वैरायटी थी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट भी अलग अलग टाइप के थे, वहाँ के इंटरेस्ट भी अलग अलग टाइप के थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी। तो ये सारे रीजंस होने की वजह से जो है हमें देखने को मिलता है कि इंडिया को जो है कहीं ना कहीं एक काम ये करना पड़ा कि हमें जो है सारे इंटरेस्ट ऑफ पीपल को जो है अकोमोडेट करने के लिए। जैसे कि कश्मीर का जो इशू था, तो कश्मीर के इशू के लिए 370 आर्टिकल जो अभी रिसेंटली रिमूव किया गया। तो इस तरीके की कुछ स्पेशल आर्टिकल कुछ स्पेशल यूनियन टेरिटरीज और कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो इसलिए जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बढ़ते जा रहा था। अगर हम बात करें कि इंडिया जो है क्या मतलब एक कम्युनिस्ट थी या सोशलिस्ट थी या फिर क्या कहते हैं वो कैपिटलिस्ट थी, तो इंडिया को हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है उस टाइम पर मिक्स्ड इकोनॉमी थी। क्योंकि देखिए उस टाइम पर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑलरेडी अलाउड थे कि वो अपना बिजनेस हाउस कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ईयर लिखा है यहाँ पर फास्ट 5 ईयर आएगा। तो 5 ईयर प्लान जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने। 5 ईयर प्लान अक्सर कौन इंट्रोड्यूस करता है पता है आपको? ये सोवियत यूनियन का जो है फॉर्मूला है। तो सोवियत यूनियन का फॉर्मूला, सोवियत यूनियन जो थी उस टाइम पर थी सोशलिस्ट, लेकिन उसको देखकर इंडिया ने भी फॉलो किया।
इसका मतलब ये होता है कि इंडिया भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोशलिस्ट टिल्ट जो है देना चाहता था, किसको, थोड़ा सा सोशलिस्ट टिल्ट देना चाहता था टू द इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के इकोनॉमी को, ठीक है। अब बाद में चलकर यही हुआ कि इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इंदिरा गांधी आई, क्योंकि देखिए जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उनका जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ना टिल्ट था सोशलिज्म की तरफ, थोड़े से सोशलिस्ट थे, वो अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे। अब जब इंदिरा गांधी आई, ठीक है, तो इंदिरा गांधी भी जो है उस तरफ जो है थोड़ी सी झुकी हुई थी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी ने क्या करवाया, जो 14 बैंक्स थे उसको नेशनलाइज करवा दिया 1969 में, ठीक है। जो लार्जली जो है प्राइवेट, पहले प्राइवेट में थे, अब उनको उन्होंने क्या करवा दिया, नेशनलाइज करवा दिया। आई होप आपको ये पता है कि नेशनलाइज करवाने का क्या मतलब होता है। जब प्राइवेट बैंक जो है वो खरीद लिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, को हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो इसका अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं बैंक के। तो मतलब डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की गवर्नमेंट हमारी इंडिया को किस रूप में लेके जाना चाहती है। कुछ गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट को जो है इंडिया को प्राइवेटाइजेशन के रूप में लेके जाती है, कुछ जो है नेशनलाइजेशन के रूप में लेके जाती है। मतलब कुछ गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि हम जो है थोड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ झुके, कुछ चाहती है कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ झुके। अब हम बात करते हैं नेफा के बारे में। तो नेफा क्या है, नेफा देखिए आज के टाइम पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उस टाइम पर से नेफा कहते थे, ठीक है। तो इंडिया की आज़ादी के पहले भी नेफा एक बहुत डिस्टर्ब रीजन था, ठीक है। अब देखेंगे डिस्टर्ब रीजन क्यों था, यहाँ पर डिफरेंट ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी और डिफरेंट एथनिसिटीज थी इन सबकी, ठीक है। मतलब डिफरेंट ओरिजिन था, ठीक है, अलग अलग लोग वहाँ पर रहते थे। जैसे कि अगर आप सेवन सिस्टर स्टेट्स को देखेंगे, आज के टाइम पर देखेंगे अगर आप सेवन सिस्टर स्टेट्स को, तो उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो बेसिकली इन चारों को डील करने के लिए स्पेशली जो है स्केड्यूल 6 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंट्रोड्यूस किया गया। और स्केड्यूल 6 जो है वो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी, देखिए एक चीज़ आपको पता होगी, अगर आपने ध्यान से जो है पढ़ा है, मैंने आपको लास्ट कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ाया था। अगर आप जो है एक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट है तो आपको ये बात पता होगी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट नहीं है देन इट्स अनदर थिंग, बट अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के आप स्टूडेंट है तो आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारे प्रोविजन जो थे वो कहाँ से लिए गए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए गए थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने जो अर्लियर रेगुलेशन एक्ट्स बनाए थे, ठीक है, उन सब से जो है हमने बहुत सारा रेगुलेशन दिया था। तो वैसे ही जो स्केड्यूल 6 है उसका जो बहुत सारा रेगुलेशन है उसको किससे दिया गया है, फ्रॉम ब्रिटिश बंगाल फ्रंटायर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873, ठीक है। और ये एक्ट से जो है जितनी भी चीज़ें ली गई है ये स्केड्यूल 6 में रखी गई है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि मतलब इसको इसके अलावा जो है इसमें किस में ऐड किया गया है, आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 में एक्ट किया गया है। बाकी ट्राइबल रीजन्स जो है इंडिया के स्केड्यूल 5 के, वो बाकी जितने भी ट्राइबल रीजन है वो स्केड्यूल 5 में एडेड है, ठीक है। तो स्पेशली जो ये पर्टिकुलर जो मतलब 4 स्टेट्स है इनके लिए जो है अलग प्रोविजन जो है बनाया गया है, क्योंकि यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत अलग है। इसको जो है अकोमोडेट करने का काम जो है स्केड्यूल नंबर 6 ने किया है। अब देखिए इंडिया क्या है, इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, आपको पता है। तो इंडिया में हम बात करेंगे, अगर हम नॉर्थ इंडिया जाओ तो लोग बोलेंगे हिंदी, पंजाबी, वेस्ट इंडियन पीपल गुजराती यूज़ करते हैं, मराठी यूज़ करते हैं। साउथ इंडियन पीपल तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा यूज़ करते हैं, आपको पता है। ईस्टर्न पीपल जो है ओडिया और बंगाली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि रिलीजन डाइवर्सिटी हर चीज़ तो है ही, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है। तो इसलिए आपको ज़रूरी था उस टाइम पर कि आपको जो है हर तरीके का जो लैंग्वेज है उसके साथ भी डील करना है, ताकि बाद में जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ डील करने के लिए क्या हुआ, स्केड्यूल नंबर 8 जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो इसलिए हर एक जो है स्केड्यूल इम्पोर्टेंट है और उसके अंदर जो है डिफरेंट प्रोविजंस है जो हमें बताते हैं कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे और बहुत सारे उसके अगेंस्ट केस हुए हैं, ठीक है। जैसे कि केशवानंद भारती केस जो है ये एक बहुत पॉपुलर केस है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली आपके लिए तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज पूरा इंपॉर्टेंट है, बट केशवानंद भारती केस बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपको देखनी है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर अगर हम समझे,
तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों ने इस पे सवाल उठाया, जैसे कि केशवानंद भारती द्वारा 1973 में जो है इस पे सवाल उठाया गया था। तो इसमें जो है ये रिजॉल्व किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। सुप्रीम है मतलब ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटेन में क्या होता है ना, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट का मन करे तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बदल के रख डाले, ठीक है, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं रिटर्न। तो ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? पार्लियामेंट। हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं है, हम पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर नहीं देते। मतलब नेता वगैरह भी रहे तो आप सोचेंगे कि इतना टाइम में अगर आपको एक आर्टिकल भी हटाना है ना, तो नेता लोगों को, यहाँ तक मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को तक बहुत टाइम तक के जो है उस पर डिस्कस करना पड़ता है, डेलिब्रेट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है जिससे जो है आप वो पर्टिकुलर आर्टिकल को हटा सकते हैं। तो इसलिए जो इंडियन पार्लियामेंट है वो इतनी पावरफुल नहीं है जितनी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, मतलब पार्लियामेंट जो हमारा होता है एक जुडिशियल होता है, ठीक है। दोनों भी चीज़ों में कई बार आपने देखा होगा टकरार होती है। तो इसमें टकरार होने पर क्या चीज़ जो है, कौन ज़्यादा जो है मतलब डोमिनेट करेगा, ये चीज़ भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बताई गई है। तो देखिए होता क्या है कि हमें हमेशा डाउट रहता है कि जुडिशरी जो है वो पावरफुल है या पार्लियामेंट पावरफुल है। बट कहने का मतलब ये है कि दोनों भी पावरफुल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जब जुडिशरी की बात आती है, पहले हम बात करते हैं, पहले पार्लियामेंट्री की बात आती है, तो पार्लियामेंट की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 368 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत कुछ पर्टिकुलर ऐसे भी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब पार्लियामेंट कभी भी जो है उसमें चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेंगे चीज़ें जिसमें पार्लियामेंट जो है चेंज नहीं कर सकती। ये एक तो पावर पे लिमिट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट की। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि क्या जुडिशरी चेंज कर सकती है? नहीं, क्योंकि जुडिशरी जो है वो क्या कर सकती है, जुडिशरी का काम क्या है कि कानून को जो है उस क्या करेगा, कानून को जो है वो देखेगा कि लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो जुडिशरी का काम ये होता है कि क्या गवर्नमेंट जो है कानून के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं। अगर गवर्नमेंट जो है कानून के अकॉर्डिंग काम कर रही है तो जुडिशरी जो है उसको कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। तो और जुडिशरी का काम ये होता है कि जितने भी एक्ट्स जो है वो पास हुए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उसको बस वो रिव्यू करे कि क्या ये एक्ट जो है अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो फिर वो उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके बाद बहुत बार अमेंड किया गया, करीबन 100 बार से ज़्यादा अमेंड किया गया है अभी तक के, ठीक है। लेकिन 100 बार एक बहुत छोटा सा नंबर होता है, बिकॉज आप देखेंगे 74 ईयर्स में से 100 बार अमेंड किया जाना, मतलब इतनी ज़्यादा बार आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार जब अमेंडमेंट आया था ना तब बहुत सारे लोगों ने उसको अपोज भी किया। तो जैसे कि जब बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस के अगेंस्ट जो है मतलब प्रोविजन आया था, तो उन्होंने जो है उसको चैलेंज किया, जैसे कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, और सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान का जो केस था, इसमें उन्होंने चैलेंज किया कि क्या आप पार्लियामेंट को चैलेंज किया कि क्या आप हमारे खिलाफ कानून बना सकते हैं। इस चीज़ को उन्होंने चैलेंज किया, ठीक है। और फिर केशवानंद भारती केस, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, तो केशवानंद भारती केस में भी यही चीज़ हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम नहीं है, ठीक है। हमारा पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि तीनों जो है आपसी में कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब ना कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, और ना आपका जो है क्या सुप्रीम है, आपका सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ठीक है। कैसे? बिकॉज देखिए अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम होता तो उसके अंदर अमेंडमेंट का कोई भी तरीके का आप बोल सकते हो लॉ नहीं होता, बट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, ठीक है। बट पार्लियामेंट अगर क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी काम करना है, ये भी एक बात है,
ठीक है। अब पार्लियामेंट की भी कुछ पावर्स होती है जो पार्लियामेंट जो है यूज़ कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, बट अगेन उसमें बहुत सारे आपके जो है लिमिटेशंस है। और जो सुप्रीम कोर्ट है भले ही वो सुप्रीम है लेकिन वो खुद की तरफ से कोई रूल नहीं दे सकती, ठीक है, जब तक वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। यहाँ तक कि आपको क्लियर है। तो देखा जाए सब लोग एक दूसरे की पावर को लिमिट कर रहे हैं, कोई भी जो है सुप्रीम नहीं है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए सिटीजन को, लेकिन अलग अलग तरीके से दिए गए। जैसे कि अगर आप बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में किस तरीके से राइट दिए गए हैं, एक बिल ऑफ राइट्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1689 में। सोचिए इतना पहले, तो वहाँ पर उनको राइट्स मिल गए थे। यूएस में कब राइट्स मिले, यूएस में जो है 10 अमेंडमेंट हुए थे जहाँ पर स्टार्टिंग के वहाँ पर उनको राइट्स मिल गए। इंडिया में भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स दिए गए। कहाँ पर राइट्स दिए गए, पहले तो 7 राइट्स हुआ करते थे चैप्टर 3 में, और ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक के हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसमें बहुत सारे राइट्स होते थे, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब चीज़ें थी। लेकिन बाद में जो है 44th अमेंडमेंट आया, और उसके अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हटा दिया गया, ठीक है। आपका राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और उसके बाद थोड़े से और अमेंडमेंट भी किए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिलता है कि जो राइट टू एजुकेशन था उसको अंदर डाल दिया किसके, राइट टू लाइफ के, उसको थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़े बहुत अमेंडमेंट होते रहते हैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने नहीं जा सकते, बिकॉज ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें से आपके राइट्स जो है ये छीने नहीं जा सकते हैं। तो ये बात आपको जो है समझने की है। और यही चीज़ जो है केशवानंदा भारती केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी कि राइट्स जो है वो कभी भी अमेंड किए जा सकते हैं, लेकिन आपसे जो राइट्स है वो कभी भी छीने नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो आपको पता है जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को मिलाकर बनाया गया था, डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। तो वैसे ही जो है एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आइडिया है ये लिया गया था आयरिश रिपब्लिक से, ठीक है। आयरिश रिपब्लिक से ये आइडिया जो है लिया गया था। डिफरेंट आइडियाज जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे, और बहुत सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था उसमें से जो है लिया गया था। तो इसमें हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब बात करते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। तो देखिए जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो डेमोक्रेसी का पार्ट है। मतलब आपको जो है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें दी गई है कि ये चीज़ें आप क्लेम कर सकते हैं। आपको जीने का हक है, आपको एजुकेशन का राइट है, ठीक है, आपको राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन है। तो ये सारी चीज़ें राइट्स आपको किसके अगेंस्ट मिले हैं, ये सब राइट्स आपको मिले हैं अगेंस्ट द स्टेट। तो ये सारी चीज़ें आपको राइट्स मिल के दौर में मिली है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी राइट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे राइट्स होते हैं जो कि सोशो इकोनॉमिक होते हैं, मतलब ये लीगल नहीं होते, मतलब इसको लीगल तरीके से आप प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये कुछ इस तरीके के सोशो इकोनॉमिक राइट्स होते हैं जो कि करने से जो है आप देखेंगे कि जो पुअर है और डाउन ट्रोडन है उसका अपलिफ्टमेंट होता है। देखिए आपने देखा है कि आपको पता है कि अगर आपने 6 राइट्स बना दिए, ठीक है, ये राइट्स है, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास राइट टू लाइफ आपको दिया गया है लेकिन आपको बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, आपको बेसिक सैनिटेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, बेसिक हाउसिंग नहीं प्रोवाइड की जा रही, आपको फूड नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, वाटर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, हाउ यू विल बी एबल टू सर्वाइव। तो ये सोशो इकोनॉमिक राइट्स है जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर पुअर एंड डाउन ट्रोडन। बट अगेन ये लीगली जो है बाइंडिंग नहीं होते, बिकॉज ये जो है ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट को करना चाहिए, बट वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, इट्स अप टू देम। ये जो डीपीएसपी होते हैं ये क्या होता है, ये बहुत फंडामेंटल है। और एक केस हुआ था जिसको हम कहते हैं मिनेर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 और अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। ये दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स जो है आपके, मतलब आपको जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिए गए हैं, ये राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कोई फर्क नहीं है। मतलब ये आपस में कॉन्ट्रेडिकेटरी नहीं हो सकते, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको मैंने आपको जैसे बताया
है कि राइट टू लाइफ आपको दिया गया है, ठीक है। तो राइट टू लाइफ दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि आपको उसको जीने के लिए, आपको एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको जो प्रोविजंस है, जैसे कि फ्री वैक्सीनेशन, फ्री फूड, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आपको जो राइट टू इक्वालिटी है, अगर आपको राइट टू इक्वालिटी है आपके पास, तो ये इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए आपने क्या लाया, रिजर्वेशन लाया। बिकॉज अगर जो डाउन ट्रोडन है, जो पुअर है, अगर वो कहीं ना कहीं इक्वल वर्सेस इक्वल होता है ना, जैसे इक्वल, एक इंसान इक्वल है और दूसरे इक्वल इंसान से कॉम्पीट कर रहा है तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप इक्वल वर्सेस अनइक्वल का कंपटीशन करवाओगे, अनइक्वल वर्सेस इक्वल मतलब इन टर्म्स ऑफ टैलेंट नहीं, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, किसी के पास रिसोर्सेज है, इसलिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया वो इस बेसिस पे किया गया था, ताकि जो रिसोर्स जिसके पास है और जिसके पास नहीं है उसको बैलेंस किया जा सके और इक्विटी की तरफ हम बढ़ सके, ठीक है। तो वो एक अलग केस है, बट कहने का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स और ये जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स होते हैं, ये दोनों आपस में जो है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्रीली एक्ट करते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ इस तरीके के प्रोविजंस थे जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, जो कि स्टार्टिंग में रूल कर रही थी करीबन 30 सालों तक के, जिसमें इंदिरा गांधी जो है, जब इंदिरा गांधी का पीरियड था, जब इंदिरा गांधी का टेन्योर था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कमिटी बिठाई, ठीक है। और कमिटी का जो लीडर थे वो कौन थे, स्वर्ण सिंह। और उन्होंने उनको कहा कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप लिखिए, और इससे इसका भी इंस्पिरेशन दूसरी कंट्री से आया। देखिए मैंने आपको बताया ना, हर एक चीज़ का जो इंस्पिरेशन होता है वो दूसरी कंट्रीज से आपको आता है। तो उस टाइम पर यूएसएसआर, जो कि सोवियत सोशलिस्ट कंट्री थी, क्योंकि आपको पता है सोशलिस्ट कंट्री होने के बावजूद आपको एक चीज़ पता है कि वहाँ के जो लोग थे, तो वहाँ के लोगों को जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है बताई गई थी, ये आपकी ड्यूटीज़ है। तो ये सारी ड्यूटीज़ जो है चैप्टर 4 में ऐड की गई, ठीक है। और ये ड्यूटीज ऐड की गई, और साथ साथ जो है ये किसके द्वारा ऐड की गई, 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, आपको पता है 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको 42nd अमेंडमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, क्या क्या चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें 42nd अमेंडमेंट में जो है ऐड हुई थी, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 के अंदर, तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, जितनी भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, वो सब किस में ऐड करवाई गई, आर्टिकल 51A में ऐड करवाई गई। ये आपको आर्टिकल्स थोड़े से दिमाग में रखने होंगे, ठीक है। आर्टिकल 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करवाई गई। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ आपको याद हो जाए। और ये किसके अंदर आती है, चैप्टर 4 में आती है। देखिए अलग अलग चैप्टर्स है, अलग अलग सेक्शन है, ठीक है, अलग अलग आर्टिकल्स है, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा। अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आपको रखनी है। और कब हुआ था, ईयर 1976। कौन सी गवर्नमेंट ने करवाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करवाया था। और क्योंकि आज के टाइम पे जो आईएनसी है, नेशनल कांग्रेस, वो नहीं है, उस टाइम पे जो है आईएनसी थी, बाद में जाके स्प्लिट होने लग गई, वो अलग बात है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी द्वारा ये जो है लीड की गई थी, ठीक है। ये जो मतलब उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो थी प्रेसिडेंट थी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थी। तो अब यहाँ पर जो है ये जो ड्यूटीज है, ये ड्यूटीज का क्या काम है, तो ये ड्यूटीज अगेन जो है, जैसे कि डीपीएस भी होता है, डीपीएस मैंने आपको बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, वैसे ही ये ड्यूटीज जो होती है ये इन्फोर्सेबल नहीं होती बाय द लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान ने अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो की, तो आप जाकर ऐसा नहीं बोल सकते कोर्ट में कि इसने ड्यूटी नहीं फॉलो की, इसको सजा दो, ठीक है, बिकॉज दिस आर नॉट इम्पोज बाय कोर्ट्स। बट बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ये होने लग गया कि कुछ ड्यूटीज को जो है कंपलसरी बना दिया गया, ठीक है, सिटीजन्स के लिए। मतलब उनके लिए फिर कुछ ड्यूटीज को क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। जैसे कि नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें जो है क्या बना दी गई, ये सारी चीजें बना दी गई कंपलसरी फॉर एवरी इंडियन। तो यहाँ तक कि क्लियर है। इसके बाद प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी चीज का, अगर आप वाइल्ड लाइफ का, जो कि स्पेशली आईयूसीएन या फिर आप देखेंगे रेड लिस्ट में है, इंडेंजर्ड है, अगर आप उसका शिकार करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो है क्या कहते हैं, आपको इस दिक्कत से बचना है तो इस तरीके की चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ ये भी आपको जो है कंपलसरी कर दिया गया है आपके ऊपर। उसके बाद प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट है, ठीक है, तो आप जो है इलीगल पोचिंग वगैरह आप नहीं कर सकते। आजकल ये सब चीज़ें जो है ये बैन हो चुकी है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड की गई थी, ये सारी चीज़ें जो है एक टाइम तक के जो है ये सब और सिर्फ क्या थी, ये सिर्फ ड्यूटीज थी, इन्फोर्सेबल नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे करके क्या किया जा रहा है, इनके अंदर से कुछ ड्यूटीज को क्या कर दिया जा रहा है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर दिया जा रहा है। यहाँ तक के क्लियर है।
अब बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो देखिए, एक जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता होगी कि हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, अगर आप उसको डिवाइड करें तो आप उसको 3 टायर लेवल पे डिवाइड करते हैं, ठीक है? एक होता है आपका सेंटर लेवल, ठीक है? एक जो होता है आपका सेंटर लेवल, एक जो होते हैं आपके छोटे-छोटे जो स्टेट लेवल होते हैं, ठीक है? जिसको हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। थोड़ा-सा और आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बारे में, फेडरल रिपब्लिक के बारे में। तो ये हो गया एक स्टेट स्ट्रक्चर। और एक जो है आपका जो फाइनली अब 1990s ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिल रहा है, वो है आपका लोकल गवर्नेंस। मतलब अब इसका थोड़ा-सा और ज़्यादा ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों मिल रहा है आपको देखने को? क्या इसके फ़ायदे हैं? ये आपको समझना है। क्या फ़ायदे होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के? तो हम बात करते हैं कि गांधी जी का एक सपना था, ठीक है? गांधी जी का क्या सपना था कि हमें जो है डिसेंट्रलाइज़ेशन करना है। देखिए, डिसेंट्रलाइज़ेशन क्या होता है? आप यहाँ पर बैठे हो, एक छोटे से गाँव में बैठे हो, समझ लीजिए आप। और क्या कहते हैं, आपको जो है ऊपर से सेंटर से कोई भी डिसीजन आ रहा है, आपको बस वो चीज़ माननी सुननी है और माननी है। ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये कि आप हर एक जो प्रोसेस होती है ना, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली आपका पार्टिसिपेशन है उस चीज़ में। इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन से हम क्या समझते हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम जो है पब्लिक का पार्ट बन सकें। देखिए, अब हम जब बात करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन की, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्योंकि देखिए, एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या होती है? अच्छी डेमोक्रेसी ये होगी कि जो पावर है, वो पावर कैसी होनी चाहिए? बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, पावर कैसी होनी चाहिए? बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। बॉटम अप अप्रोच मतलब जो चीज़ पावर है, वो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे आना चाहिए, ठीक है? जब आप बात करते हैं बॉटम अप अप्रोच की, इसका मतलब ये होता है कि जब लोकल लेवल पर जो है लोग अपने फैसले ले पाएंगे, अपनी ज़िंदगी के फैसले ले पाएंगे, तब जाकर हम बोलेंगे ना कि हम डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हर इंसान खुद की ज़िंदगी के फैसले ले सके। वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, किस तरीके का लॉ चाहता है, किस तरीके का कानून चाहता है। तो ये हम कहते हैं इसे बॉटम अप अप्रोच। तो गांधी जी ने सपना कब देखा था? इतने पहले देखा था। अब उसके बाद आप बात करते हैं कि धीरे धीरे बहुत टाइम लग गया, ठीक है? टाइम लग गया और आपको देखने को मिलता है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ 1992 में, उसमें जाकर 3 टायर लोकल गवर्नमेंट क्रिएट हुई। 3 टायर लोकल गवर्नमेंट क्रिएट हुई रूरल और अर्बन एरियाज में। जिससे क्या हुआ, इसमें आपको देखिए देखने को मिलता है कि अब थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। मतलब अब लोगों को जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है। और ग्रास रूट लेवल, आपने हर बार जो है ये चीज़ सुनी होगी, ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल। ये होता क्या है? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो डाउन रोडन है, जो पुअर है, जो वेमेन है, जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे है, उन लोगों को कहीं ना कहीं इमेंसिपेट करने का काम और उनको जो है कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में कनेक्ट करने का काम जो है, ये कौन करता है? ये करती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो 3.2 मिलियन आप समझ सकते हैं कितने लोग हैं। ये लोग जो है कहीं ना कहीं जो है ये आपकी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ये लार्जेस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन चुकी है इन द वर्ल्ड। तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है ये लार्जेस्ट सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी है। अब हम बात करते हैं फेडरल रिपब्लिक के बारे में। तो देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि आपने बचपन से पढ़ा होगा कि दो तरीके की जो है गवर्नमेंट्स होती है, एक होती है फेडरल स्ट्रक्चर और एक होती है यूनिटरी स्ट्रक्चर। तो जब हम बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इंडिया को हम क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल कहते हैं, ठीक है? इंडिया को हम क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल कहते हैं। ऐसा दूसरे लोग कहते हैं, ठीक है? हम लोग तो क्या कहेंगे? इंडिया को हम लोग फेडरल कहते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि हम क्या कहते हैं कि इंडिया क्या है? फेडरल है। पर दूसरे लोग क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल, ठीक है? क्वासी फेडरल। आप इसको ऐसा क्यों कहते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए वगैरह। कुछ कंट्रीज जो होती है, आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल ट्रू जो है फेडरल होती है। ट्रू फेडरल यानी कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें हर एक स्टेट की जो होती है ना, सॉवरेनिटी होती है। इनफैक्ट उसका नाम भी यही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि हर एक स्टेट की जो है सॉवरेनिटी जो है मेंटेन्ड है। और उसके अलावा कनाडा आप देख लीजिए, तो कनाडा भी जो है एक तरीके का फेडरेशन है, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया भी एक फेडरेशन है। तो ये सारी कंट्रीज अपने आप में फेडरेशन है, लेकिन इसका जो फेडरेशन होने का जो चांस है, मतलब हम कहते हैं कि ये फेडरल क्यों है, ये फेडरल क्यों है? क्योंकि इंडिया इंडिया जिस तरीके से फेडरल है और ये कंट्री जिस तरीके से फेडरल है, इस पर एक डिफरेंस है, ठीक है? फेडरल का क्या मतलब होता है, मैं आपको पहले बता दूं। फेडरल का मतलब ये होता है कि जब पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड हो, ठीक है?
जब पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड हो तो हम उसे कहेंगे कि ये एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। और अगर पावर पूरी की पूरी जो है ना, अगर यूनिटरी हो, मतलब पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। यहाँ तक के क्लियर है। अब इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वहां पर भी जो है हमने सोचा कि हम फेडरल रहेंगे। फेडरल रहने का क्या फायदा है, ठीक है। एज फार एज एक इंडिया कंसर्न है, ठीक है, एक इंडिया बहुत बड़ा जो है स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मल्टी कल्चरल जो है चीजें हैं, अलग अलग जो है स्टेट्स है, अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस है वहाँ की, अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो जो हमारा इंडिया है, अगर हमें उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करना है तो हमें क्या काम करना होगा पता है, हमें ये करना होगा कि कहीं ना कहीं हमें जो है ना फेडरलिज्म को अपनाना होगा। अब हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म को हमें क्यों अपनाना है, कैसे अपनाना है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब हर एक प्रिंसली स्टेट जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर उससे जुड़ने वाला था, ठीक है, तो वो चाहता था कि वहाँ की जो ऑटोनॉमी है ना वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं मेंटेन रहे। जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली कश्मीर में से जब 370 आर्टिकल रिमूव किया गया तो कितना ज़्यादा जो है हंगामा हुआ। मतलब ये है कि ऑटोनॉमी जो है वो एक जगह की मेंटेन रहे, तो वो चीज़ मेंटेन रहे, इसलिए हर एक रीजन की डिमांड थी कि हम लोग जो है फेडरल रहे, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्यों आता है अगर आप ध्यान से देखें तो ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है रीजनल एस्पिरेशन को, रिलीजन नहीं बोल रही हूँ मैं, रीजनल बोल रही हूँ, ठीक है, रीजनल एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए आता है। ये बात आपको समझनी है। हर एक रीजन की एक एस्पिरेशन होती है, उसको पूरा करने के लिए जो है ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। कैसे, जैसे कि समझ लीजिए कि आप घर में क्या कहते हैं, आपके घर में पेरेंट्स है, ठीक है, आपके पेरेंट्स की चलती है, बट क्या कहते हैं थोड़ी बहुत पावर आपको भी दे दी जाएगी, ठीक है, ताकि आप जो है क्या कहते हैं रिवॉल्ट ना करो। तो ये कुछ इस तरीके से ही काम होता है फेडरलिज्म का, ठीक है। तो सारी पावर ऑलमोस्ट सेंट्रल के हाथ में रहती है, मेन पावर्स, चाहे वो डिफेंस ले लो, सिक्योरिटी ले लो, बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो स्टेट को दे दी जाती है ताकि स्टेट भी अपने आप में जो है सिसेशन की डिमांड ना करे। व्हाट इज सिसेशन, आपको पढ़ा होगा आपने। सिसेशन मतलब अलग होने की डिमांड ना करे, ठीक है। जैसे सिसेशनिस्ट डिमांड चल रही है कि हमें नॉर्थ ईस्ट वाले सिसेशन डिमांड करते रहते हैं, ठीक है, कि हमें जो है अलग कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हम देखेंगे कि वेस्टर्न एरियाज में पंजाब का जो पार्ट है वो भी जो है कहीं ना कहीं रिवॉल्व करते रहता है कि हमें अलग कर दो। फिर साउथ इंडिया में तमिलकम का जो है फॉर्मेशन की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये सब रीजनल डिमांड को कहीं ना कहीं जो है हमें जो है इसको फुलफिल करना है, इसको अकोमोडेट करना है, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक फेडरल रिपब्लिक का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक कि क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा ना होने लग जाए, ठीक है। मतलब आपको कुछ और ड्यूटीज दी गई है और आपके पेरेंट्स कुछ और काम कर रहे हैं, पता चला झगड़ा होने लग गया। तो झगड़ा ना हो इसके लिए क्या करना होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल नंबर 7 जो है बनाया गया है, ठीक है। शेड्यूल नंबर 7 के तहत क्या होता है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और ये कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया था, हमारी इंडिया के अंदर फेडरल लिस्ट बनाई थी, ठीक है। उसमें उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स डाले थे। तो इस टाइम पर भी जो हम देखेंगे कि इसमें भी जो है सेंट्रल लिस्ट बनाई गई है, स्टेट लिस्ट बनाई गई है, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई है। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं। सेंट्रल लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से सेंटर लॉज बनाता है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से स्टेट लॉ बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें दोनों भी चीज़ें जो है लॉज बना सकती हैं। बट कहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में भी झगड़ा हो गया, ठीक है, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया तो कौन प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर हमारे इंडिया में, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो कॉन्करेंट लिस्ट में अगर झगड़ा होता है तो सेंटर प्रिवेल करेगा, स्टेट प्रिवेल नहीं करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को जो है क्वासी फेडरल कहा जाता है, ठीक है। मतलब हमारी कंट्री ट्रू फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है, ठीक है। अब यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म के कंटेक्स्ट में अडेप्ट की है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, अगर आपको कंट्रास्ट करने का ऑप्शन आया, ठीक है, कंट्रास्ट करने के लिए ऑप्शन आया, किसके बीच में कंट्रास्ट करना है, आपको कंट्रास्ट करना है बिटवीन यूनिटरी फीचर्स एंड आपका जो है फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आप कैसे कंट्रास्ट करोगे मैं आपको बता देती हूँ। कुछ फीचर्स हमारे इंडिया के जो है थोड़े से यूनिटरी है, ठीक है, यूनिटरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक आईएएस आईपीएस का जो प्रोविजन होता है, मतलब जितनी भी सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होता है वो क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। भले ही बाद में जाकर डेपुटेशन जो होता है वो स्टेट करता है, बट कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका रिक्रूटमेंट रहेगा, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम से आप करते हो, तो ये सब चीज़ें जो है सेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता
मिलता है कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन का प्रोविजन है। उसके बाद आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी सिटीजनशिप भी एक है। देखिए कहीं कहीं पर आप जाएंगे ना तो आपको डुअल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, एक जो स्टेट होता है उसकी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है और एक जो कंट्री होती है ना उसकी सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारे इंडिया में क्या है कि आप जो कोई स्टेट में रह रहे हो, आप कोई भी स्टेट में रह रहे हो XYZ, आपकी उसकी कोई सिटीजनशिप नहीं होती है, आपकी सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप होती है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं ये यूनिटरी की तरफ हमारा झुकाव दिखाता है, ठीक है। आपको कोई भी पूछेगा कि इंडिया यूनिटरी किस सेंस में है और फेडरल किस सेंस में है, तो आप दोनों भी चीज़ें बता सकते हैं। सिंगल जुडिशरी मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा नहीं है कि स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और सेंट्रल का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, ऐसा भी हमारा नहीं है, ठीक है। उसके बाद IAS IPS का तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसमें आप देखेंगे कि इंडिया फेडरल है, जैसे कि अगर आप बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा। अगर कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ना कि जो पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट इतनी पावरफुल होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे कि ब्रिटेन में, ठीक है, वो पूरी तरीके से अमेंड कर सकती है। इस केस में क्या होता है ना कि जब आप देखेंगे कि जब पूरी तरीके से जो पार्लियामेंट है, जो कि सेंट्रल फीचर है, तो जब वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक है, तब हमारी जो सुप्रीमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वो नहीं रहती, ठीक है। लेकिन हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं है। दूसरी बात करेंगे कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब जुडिशरी स्टेट से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटर्न है और हमने पावर जो है डिवाइड करके रखी है। तो ये सब तो हमारे क्या हो गए, फेडरल फीचर्स हो गए। अब यहाँ तक है, जब हम क्लियर हो जाते हैं उसके बाद हम क्या समझते हैं कि हमें ज़रूरत थी इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे कि कुछ फीचर्स जो है हम क्या करें, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से ले, मतलब कुछ चीज़ें हम फेडरलिज्म से ले, और कुछ चीज़ें जो है हम कहाँ से ले, हम थोड़ा सा जो है यूनिटरी गवर्नमेंट भी हमारी रखें। क्यों ज़रूरत था, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ही फेडरल कर देते ना तो फिर सिसेशन डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सिसेशन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब अगर ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई ना किसी जगह को, तो वो लोग फिर सोचते हैं कि हम लोग हमारा अलग भी जो है शिफ्ट कर सकते हैं। अब कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि जैसे कि इंडिया की जो फेडरलिज्म है उस पर पॉइंट आउट किया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल का एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होता है कि जब मर्जी चले, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में अगर आ गई, ठीक है, तो सेंटर क्या करता है, स्टेट के अगेंस्ट कुछ काम करता है। जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में बहुत बारी चीज़ यूज़ हुई और जनता गवर्नमेंट ने भी बहुत बारी चीज़ यूज़ की है। 9 स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने जो है हटा दिया था 2.5 ईयर्स के अंदर। मतलब स्टेट क्या कर सकता है, सेंटर क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है, बोल सकता है कि ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, डिसमिस कर दो, ठीक है। तो ये जो है, जैसे कि हर एक स्टेट में गवर्नर होता है, तो गवर्नर अपनी पावर्स का भी मिसयूज कर सकता है। अगर आप जो है अगर आप साथ में करंट अफेयर्स पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रिसेंटली अभी क्या हो रहा था कि गवर्नर और अक्सर आपने देखा होगा CM के बीच में जो थोड़ा सा टशन बना रहता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नर जो, अगर हाँ, टशन कब बना रहता है, जब पार्टीज डिफरेंट हो। अगर स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी डिफरेंट है और गवर्नर जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, उसकी पार्टी डिफरेंट है, ठीक है, तो वो दोनों के बीच में टशन हमेशा बना रहेगा। और कई कई पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है कि कुछ जैसे कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए कुछ बॉडीज़ क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। देखिए अगर आप UPSC एस्पिरेंट है तो आपके लिए जो है लक्ष्मीकांत एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, जो कि आपके इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को कवर करती है फॉर योर UPSC। और लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ है वो मैं जल्द से जल्द शुरू करने वाली हूँ आपके लिए, ताकि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है उसको जो है पढ़कर समझ सके और आप UPSC की तैयारी कर सके। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जो है लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि जो बॉडीज हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है। जैसे कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, तो ये सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अल्दो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट उसके बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ 30% ऑफ टोटल रिसोर्सेज को देखती है। मतलब हमारी इंडिया का अगर 100% रिसोर्सेज है, उस 100% रिसोर्सेज में सिर्फ 30% जो रिसोर्सेज रहेगी ना, उस रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम किसका है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का है। और 70%, जैसे कि आपको पता है कि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था हमारे इंडिया का, अब प्लानिंग कमीशन को हटा के क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग जो है 70% जो है रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है। और ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है, ये 2015 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। और जो हमारी प्लानिंग कमीशन है वो उसके, मतलब प्लानिंग कमीशन के रिप्लेसमेंट में ये जो है बॉडी आई थी। तो हम समझ रहे हैं आप मतलब बात को, कि किस तरीके से जो है कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का थोड़ा सा मिसयूज कह सकते हैं या फिर ओवर यूज कह सकते हैं, करती रहती है।
अब बात करते हैं कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री भी है। रिपब्लिक कंट्री क्या होता है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फेडरल रिपब्लिक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हेड ऑफ कंट्री जो है इलेक्टेड होता है, ना कि सिलेक्टेड होता है। ठीक है। अब आपको पता है कि ब्रिटेन जो होता है, ब्रिटेन में आपको पता है अभी जब क्वीन की डेथ हुई तो वहाँ पर किंग आए। ठीक है। तो ये उनकी प्रथा चलती है, उनको ऐसा लगता है कि उनके जो मतलब उनकी जो प्रथा चली आ रही है ना, वो प्रथा को वो चलने देते हैं। ठीक है। जैसे कि जो क्वीन रहेगी, उनके नाम पे उनका एंथम रहेगा। वो इलेक्टेड नहीं है, मोनार्की चल रही है। सोचिए इतनी पुरानी मोनार्की है, उनके ऊपर उनका विश्वास है। तो और इससे जो है मतलब वो कंट्री क्या है, रिपब्लिक नहीं कहलाएगी, क्योंकि वहाँ का जो हेड है वो क्या कहते हैं, इलेक्टेड नहीं है। भले ही वहाँ की पार्लियामेंट जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट जो क्वीन है और जो किंग है वो हमेशा वहाँ पर रहेंगे। ठीक है। वहाँ पर जो है उनका हमेशा जो है रहना होगा, बिकॉज वो लोग ही रहेंगे जो कि हेड रहेंगे। तो यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया, इंडिया का जो हेड रहेगा वो इलेक्टेड रहता है, इसलिए हमारी जो कंट्री है वो रिपब्लिक है। और ब्रिटेन का जो हेड है वो रिपब्लिक नहीं है, मतलब ब्रिटेन का हेड जो है वो हेरिडिटरी होता है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ आया है एक फ्रेंच फ्रेज से, जिसका नाम है ले प्रिंसिपे द ला लेगालाइट। इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट लॉ से गाइडेड होती है, ना कि मैन से। इसका मतलब ये होता है कि चाहे कितने भी पावरफुल लोग हो, समझ लीजिए एक पर्सन है, उसको 200 लोगों ने, समझ लीजिए जैसे कि आपको पता है ना, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आप जब कोई मेंबर चूज करते हो, एक पार्टी को चूज करते हो, कुछ पार्टी मेजोरिटी में आती है। तो अगर आपने मेजोरिटी से भी कोई पार्टी को चूज किया है, उसके बावजूद आप वो पार्टी का जो मेंबर रहेगा या प्राइम मिनिस्टर रहेगा, कितना भी पावरफुल हो जाए, उसे लॉ से ही रूल करना होगा। ठीक है। इसके क्या फायदे हैं, क्योंकि इसके फायदे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होते हैं कि जब आप रूल ऑफ लॉ को रखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि आप जो है इस चीज़ को भूल जाते हो। क्योंकि अगर आपने क्या कहते हैं, अगर आपने किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पावर दे दी, ठीक है, बहुत सारी कंट्री में हुआ है। आप पाकिस्तान देख लीजिए, आप हमारी इंडिया के आसपास कहीं भी नज़र उठा के देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए। ठीक है। जहाँ पर रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ से ज़्यादा पावरफुल अगर किसी इंसान को बना दिया जाता है, इंसान क्या करता है, वो जो है खुद को पावरफुल समझने लग जाता है और खुद के हिसाब से सब कुछ करने लग जाता है, खुद को मोनार्क स्टैब्लिश कर देता है। तो ये चीज़ कॉमन सी बात है, इसलिए जो है रूल ऑफ लॉ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अलग अलग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो है रूल ऑफ लॉ का अलग अलग मतलब है। अरिस्टोटले क्या बताते हैं, अरिस्टोटले बताते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ जो है रूल ऑफ रीजन है। मतलब जब आप कोई चीज़ का रीजन प्रॉपर आपने दिया है, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिशियन की बस चले तो वो अपने हिसाब से जो है खुद के फायदे के लिए काम करे। लेकिन अगर आपकी बात यहाँ पर हो रही है कि अगर आपको रूल ऑफ रीजन रखना है, अगर आपको रैशनैलिटी से रूल करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, क्योंकि जो इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें उसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम पे, तो उन लोगों की ज़िंदगी चलो ठीक है 50-60 ईयर्स के थे, उनको पता था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बना रहे हैं, ये खुद के लिए नहीं बना रहे। ठीक है। वो इंडिया के लिए बना रहे हैं, बिकॉज उनमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। जब तक वो रहेंगे उनका टेन्योर रहेगा, जब तक के फ़ायदा है, बट उसके बाद क्या फ़ायदा, उनके बाद उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फलेस डॉक्यूमेंट है। ठीक है। किसी ने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाया है, तो ऑफ कोर्स जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है। अब ये जो रूल ऑफ लॉ होता है, इसको अलग अलग थ्योरीज के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। एक थ्योरी जो है बहुत फेमस दी गई थी एवी डेसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो एवी डेसी के अकॉर्डिंग क्या थ्योरी दी गई थी, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कानून। उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ लॉज पे बेस होना चाहिए रादर देन मैन। ठीक है। अब उन्होंने 3 मेजर पिलर बताए थे इसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने बताया था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। जो हमारी जुडिशरी है वो भी क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है। उसके अलावा हमारा पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई स्कोप रखा कहीं भी कोई भी तरीके का, तो अगर आपने किसी भी तरीके का डिस्क्रिशन का स्कोप रखा तो कहीं ना कहीं जो है फिर झगड़े होने लग जाएंगे, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं लोग अपनी अपनी बात जो है मनवाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हर इंसान के ऊपर लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ की। अब इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब ये होता है कि हर इंसान जो है लॉ के सामने, जैसे कि हम कहते हैं ना कानून अंधा है। ठीक है।
तो वो बताते हैं, वो कहते हैं उनकी भाषा में अगर हम समझे तो हर ऑफिशियल, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो या फिर एक कांस्टेबल क्यों ना हो या टैक्स का कलेक्टर क्यों ना हो, वो सब लोग जो है, हर हर इंसान जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो हर इंसान क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उसने क्या काम किया उस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। मतलब प्राइम मिनिस्टर भी अगर गलत काम करता है तो आप उसको जेल में भेज सकते हो, अगर आप उसको मतलब उसको अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हो। बट आप देखेंगे कि अनलाइक अदर डेमोक्रेसीज, आप देखेंगे यूएस वगैरह में, आप देखेंगे यूके वगैरह में, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स को चैलेंज किया जाता है, उनको क्या कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनको इतना ज़्यादा चैलेंज किया जाता है कि उनको अक्सर जो है क्या कहते हैं, कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो आपने सुना होगा, जो हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, उनको अभी रिसेंटली क्या कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज वो डॉग को लेकर आ गए थे। ठीक है, इंडिया में अगर आप कोई भी चीज़ पॉलिटिशियन द्वारा की जाती है वो बिल्कुल एक्सक्यूज हो जाती है। बट वहां पर आप देखिए वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके बावजूद उन्होंने अपने डॉग को लेकर आया, ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे किस तरीके से जो है, मतलब मेजोरिटी जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, हम कभी सोच सकते हैं कि हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्रेसिडेंट जेल में जा सकता है, लेकिन यूएस में ऐसा होता है। तो मतलब आप समझिए कि वहां पर कितना ज्यादा इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, रैंक मैटर नहीं करता, पोजीशन मैटर नहीं करती। इंडिया में तो क्या है कि किसी पॉलिटिशियन के साथ, एमएलए के साथ पहचान है, चलो छोड़ दो। तो वहां पर तो आप सोचिए प्राइम मिनिस्टर को खुद जेल हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये एक ट्रू डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं, या ट्रू इक्वालिटी बिफोर लॉ आप इसे कह सकते हैं। तो जब आप न्यूज़ पढ़ते रहेंगे तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहेंगे। ठीक है, अगर आपको जो है न्यूज़ चाहिए, रेगुलरली अपडेट चाहिए, हिंदू पेपर एडिटोरियल का एनालिसिस चाहिए, तो आप जो है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जो है आपके लिए शुरुआत करने वाली हूँ हिंदू पेपर का एनालिसिस जल्द ही। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे अगर हम देखें तो राइट टू इक्वालिटी दी गई है, लेकिन कितना ज़्यादा इक्वालिटी सोसाइटी में दिखती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉ की इक्वालिटी, लॉ के सामने सबकी इक्वालिटी दी गई है, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, सब में इक्वालिटी है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद एक्चुअल प्रैक्टिसेस में कितनी इक्वालिटी है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्री डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट डाइसी। ठीक है, तो अब तीन चीज़ें मतलब आपको यहाँ पर तीसरा पिलर है, पहला पिलर हमने देखा, पहला पिलर क्या था, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा पिलर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तीसरा पिलर क्या है, प्री डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। यहाँ पर क्या डाइसी क्या बिलीव करते हैं, डाइसी बिलीव करते हैं कि दो प्रिंसिपल्स जो है वो क्या रहेंगे, इनसफिशिएंट रहेंगे। पीछे जो दो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े ना अपने आप में, कि सुप्रीमेसी रहेगी लॉ की और इक्वालिटी रहेगी, ये इनसफिशिएंट है। वो कहते हैं जब तक कि कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको नहीं दी जाती, जैसे कि इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको दी गई है, तो इसलिए एक इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत है। लेकिन आपने देखा है कि कई बार आपने देखा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट होते हैं बाय दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कुछ चीज़ों को आप जब पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है, कई कई बार जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिजाइन कर देते हैं तो उनको एक बहुत अच्छी पोस्ट दे दी जाती है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्री में। तो ये क्या है, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे फेवर्स किए होंगे प्राइम मिनिस्टर के, उसके अंदर जब जाके उनको जो ऐसी पोजीशन मिलती है। ऐसे जो है कहीं ना कहीं जो है डाउट्स जो है, आपने सुने होंगे अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो, उठाए जाते हैं अक्सर सीजेआई पे ऑफ द इंडिया। बिकॉज आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री के कंटेक्स्ट में, अगर आप देख रहे हैं जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए किसके साथ, किसके साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, हमारा जो मेन गवर्नमेंट है लेजिस्लेचर पार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जो गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, गवर्नर्स को बताया गया है कि ए पॉलिटिकल होना चाहिए, बट फिर भी आप देखेंगे कई बार जो गवर्नर्स बनाए जाते हैं वो थोड़े से पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ बनाए जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो चीज़ पेपर पे लिखी है वो अलग होती है, जो चीज़ फॉलो की जाती है वो बहुत अलग होती है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ फंक्शन जो है प्रैक्टिस किया जाता है रदर देन सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्करेंट लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, सेंट्रल लिस्ट अलग है। तो होता क्या है ना कि अक्सर आप सोचते हैं कि पावर का सेपरेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझ रहे हो ना आप, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पेरेंट्स ने आपको कह दिया कि आप जो है क्या कहते हैं ये काम कर लेना घर का, आप ये काम कर लेना, आपके भाई बहनों को ये बता दिया, आपको पावर नहीं दी गई है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आपको पावर मिल गई है, हाँ मेरे पास ये काम है, बट कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया में ऐसा होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस वजह से जो है इंडिया को हम क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल कहते हैं।
और यूएस में क्या होता है, यूएस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर जो होता है वो एक्चुअली में होता है, मतलब हर एक स्टेट के पास पावर दी गई है, ठीक है। और इसलिए जो है इंडिया इंडिया के कंपैरिजन में यूएस को क्या कहा जाता है, ट्रू फेडरल कहा जाता है। अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि हमें एक चीज समझ में आती है कि एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस तो हमने बना के रखा है, ठीक है। ये जुडिशरी अक्सर आपने अगर बहुत सारे केसेस देखे होंगे पास्ट में, तो जुडिशरी कभी कभी पंगा ले लेता है किसके साथ, हमारा लेजिस्लेचर के साथ पंगा ले लेता है, ठीक है। अगर जुडिशरी को ऐसा लगा कि ये कानून जो है ये हमारी मतलब हमें संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसे पंगा भी जुडिशरी ले लेता है। बट ऐसा कितने केसेस में होता है, ऐसा कितने केसेस में होता है, ऐसे बहुत कम केसेस में होता है। और अक्सर ऐसे जजेस का ट्रांसफर कर दिया जाता है, उन्हें जो है ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे तो वो अलग होती है, और थ्योरेटिकल चीज़ों को हम देखेंगे तो वो अलग होती है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे आज के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उनके बीच में रिजिड क्लासिकल डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में हम पावर्स को डिवाइड तो कर देते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, वो भी अक्सर जो है किसके अंडर काम करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के अंडर काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली वो काम नहीं कर पाते, ठीक है। और ऐसे मतलब जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं ना तो वो अलग होती है, और जब हम थ्योरेटिकल चीज़ों को देखते हैं तो वो अलग होती है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो एंटायर कॉन्सेप्ट है हमारा, ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, ये क्यों हम करते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है। हम ऊपर भी बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई एक इंसान के आपके इंसान को आपने पूरी पावर दे दी, ऐसा बहुत बार हुआ है। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरथ्रो कर देते हैं, ठीक है। एक मोनार्क है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया, ठीक है, और खुद बन गया, ठीक है, और खुद की पावर इतनी बढ़ा दी, फिर खुद का टेन्योर बढ़ा दिया, ठीक है, बोला कि 10 साल तक मैं ये रूल करूंगा, ठीक है, और कोई नहीं आने वाला। तो मतलब अगर आपने एक इंसान के हाथ में पावर दे दी ना, तो वो जो है ना क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से करप्ट हो जाएगा। जैसे कि एक्टन कहते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट है उनका कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ठीक है। तो जब आपको पावर ज्यादा दे दी गई ना, तो आप करप्ट होने की चांसेस रखते हो। ऐसा नहीं कि करप्ट ही हो जाएंगे हर इंसान जिसके पास पावर है, बट कहने का मतलब है कि पावर जब आपके पास आती है तो आपके पास करप्ट होने का मौका भी आता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको करप्ट ही हो जाना है, बट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एब्सोल्यूट पावर दे दी गई, अगर आपका कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है, तो फिर आप एब्सोल्युटली करप्ट हो जाओगे, बिकॉज आपका कोई चेक एंड सिस्टम है ही नहीं, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम आपके पास है ही नहीं। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स तो क्लियर हो गया है कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है सेपरेशन ऑफ पावर का। सेपरेशन ऑफ पावर का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें अब्यूज ऑफ अथॉरिटी को रोकना है। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी को रोकना है, इट मीन्स दैट ये हमें जो है ये चीज़ को प्रिवेंट करना है कि कोई भी इंसान जो है कहीं ना कहीं जो पावर का जो है मिसयूज ना कर ले। और इसके अलावा हमें ये भी इंश्योर करना है कि हर इंसान को फ्रीडम मिल सके सोसाइटी में, और हर इंसान जो है कहीं ना कहीं जो है इलॉजिकल ऑपरेसिव पावर से बच सके। तो अगर हम डिवीजन ऑफ पावर करेंगे ना, तो जैसे कि आपको भी मतलब आप भी एक कंट्री के पार्ट है, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आपको जो है रूल्स फॉलो करने हैं, आप रूल मेकिंग का पार्टी ना हो, ठीक है। तो अभी ऐसा हो गया है कि नीति आयोग के अंदर जैसे कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि वो भी जाकर जो अपने व्यूज रख सकते हैं, पॉइंट्स रख सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स, जिनको जो है क्या कहते हैं अक्सर मौका नहीं दिया जाता था कि दे आर द पार्ट ऑफ नीति आयोग, लेकिन अब दिया जा रहा है। तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। और लोगों के जैसे कि मैंने आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बताया, लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो अगर हम बात करेंगे एरिस्टोटले की, देखिए आपको मैं दो चीज़ें बताती हूँ। एक होता है, मैंने आपको शायद पहले बताई थी ये बात, अगर आपने मेरे पहले से आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, तो कि जो हमारे प्लेटो होते हैं, ठीक है, प्लेटो, तो प्लेटो को बोला जाता है कि पॉलिटिकल आइडियलिज्म के फाउंडर कहा जाता है उन्हें, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियलिज्म के फाउंडर कहा जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी के भी उन्हें फादर कहा जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियलिज्म कि हर चीज़ कैसी होनी चाहिए वो चीज़ पे फोकस करते थे, और पॉलिटिकल थ्योरी पे वो फोकस करते थे। बट अरिस्टोटले को जो है क्या चीज़ के लिए माना जाता है, अरिस्टोटले जो है वो डिफरेंट है। अरिस्टोटले थोड़ी सी रियलिस्टिक बातें करते हैं, ठीक है, कैसी बातें करते हैं, रियलिस्टिक। जब आप पेपर पे कोई चीज़ लिखते हो और उसको फॉलो करते हो, तो फॉलो करने की जो बातें होती है ना, वो चीज़ अरिस्टोटले करते थे। तो अरिस्टोटले जो है पॉलिटिकल रियलिज्म के फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल रियलिज्म के। तो ये चीज़ आपको जो है थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है।
ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। और अरिस्टोटल को फादर ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, बिकॉज जो आप पॉलिटिकल साइंस आज पढ़ रहे हो वो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो। इट मीन्स दैट कि आप पॉलिटिकल इश्यूज को प्रैक्टिकल लेवल पे पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो अरिस्टोटल ने 4th सेंचुरी BC में अपने राइटिंग्स में बताया था कि उन्होंने किस तरीके से बताया था ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले बताया था कि 3 तरीके के डिफरेंस होंगे, एक तो होगा जनरल असेंबली, एक होगा इलेक्टेड ऑफिशियल्स और एक होगा जुडिशरी। ठीक है, 3 अलग अलग तरीके के ब्रांचेस होंगे। तो सोचिए उस टाइम उन्होंने बताया था कि इस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम होगा। उसके अलावा बाद में चलकर एंशिएंट रोमन रिपब्लिक जो है उसने यही आइडिया को फॉलो किया। और सिमिलरली एक बुक थी, ठीक है, एक बुक थी जिसमें मॉन्टेस्की, आपको पता है मॉन्टेस्की फ्रेंच फिलोसोफर थे जो 18th सेंचुरी में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उनके राइटिंग से इंस्पायर्ड होकर हुआ था। तो उनकी बुक थी डेलस प्रेट डेस, ठीक है, लॉइस। तो ये नाम किसमें लिखा है, फ्रांस में लिखा है, फ्रेंच में लिखा है। तो ये मॉन्टेस्की द्वारा ये जो बुक लिखी गई थी इसमें बताया जाता था स्पिरिट ऑफ लॉस में कि ये वो बताते थे कि किस तरीके से हमें जो है हमारा जो नॉलेज सिस्टम है वो हमें किस तरीके से करना है। हमारा जो नॉलेज सिस्टम है वो इस चीज़ पे बेस होना चाहिए कि हमारा जो कंप्लीट का कंप्लीट नॉलेज सिस्टम है उसमें ये चीज़ है कि हमें डिवीजन होना चाहिए पावर्स का। इसलिए उन्होंने भी जो है ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की। बाद में जाकर जॉन लॉके ने भी इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो सिंपल सी बात ये है कि चाहे कोई भी इंसान कोई भी बुक में मेंशन करे, सिंपल सी बात ये होती है इसकी कि 3 अलग अलग हमको ब्रांचेस रखनी है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये तीनों को हमें जो है अलग अलग रखना है, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रहेंगे। ठीक है, और एक पर्सन जो एक जगह का पार्ट है वो दूसरी जगह का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वरना वो पावर का गलत यूज करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ भी इंश्योर करनी है। उसके अलावा एक ऑर्गेन का ऑपरेशन मतलब एक ऑर्गेन जो है वो दूसरे ऑर्गेन पे डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंसी तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो सबसे सब अलग अलग ही काम करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बात करते हैं लॉज की एग्जीक्यूशन की, तो जब एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूट करना, और लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, तो दोनों आपसी में मिलकर क्लोज रिलेशन में काम करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि सबकी अपनी अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, और एक ऑर्गेन जो है दूसरे ऑर्गेन का काम भी करने लग जाए तो ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ को हमें जो है नोटिस करना है। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या ज़रूरत है। तो आपको जो है बैड एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करने के लिए, करप्शन को चैलेंज करने के लिए, नेपोटिज्म को चैलेंज करने के लिए, अब्यूज़ ऑफ पावर को चैलेंज करने के लिए, जब किसी एक इंसान के हाथ में जब अथॉरिटी चली जाती है तो उस पर्सन को जो है उस पर्सन को अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए जो है आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको डिक्टेटरशिप से जो है डेमोक्रेसी को बचाना है ना, तो ये आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स करनी पड़ेगी। अब सिग्निफिकेंस क्या है, ऑफ कोर्स सी बात है, आपके इसके फायदे भी अगर आपको लिखने के लिए कोई कहे तो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा। तो अथॉरिटेरियनिज्म से बचाता है। अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, अथॉरिटेरियनिज्म डेफिनेटली यू नो कि एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें एक पर्सन जो है अथॉरिटी दिखाता है। हर इंसान की फ्रीडम यहाँ पर इंश्योर होती है और एक गवर्नमेंट जो है अच्छे से इफेक्टिवली काम करती है। तो यहाँ तक कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पावर सेपरेशन। तो अगर हम बात करें कि इंडिया ने किस तरीके से ये पावर सेपरेशन को डील किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। लेकिन मैं साथ साथ आपको जो है ना प्रैक्टिकल चेक भी देते जाऊंगी कि क्या चीज़ बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या हो रही है। ठीक है, और क्या चीज़ नहीं बताई गई है वो भी हो रही है, दोनों चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा ना कहीं पर भी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। बट उसके बावजूद ये एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क में उसके आता है। कैसे आता है, जैसे कि इसमें पावर का डिवीजन नहीं बताया गया है, बट उसके बावजूद जो है जो सेपरेशन ऑफ फंक्शन जैसे कि कॉन्करेंट फंक्शन लिस्ट और ये स्टेट लिस्ट, तो इसमें जो है डिवीजन ऑफ पावर कहीं ना कहीं देखने को हमको मिलता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, सेंट्रल बॉडी जो होती है उसको तोड़ नहीं सकती। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में से प्रोविजन हटा दिया उन्होंने कि अब स्टेट लिस्ट नहीं रहेगी, इस तरीके से नहीं किया जा सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स के बारे में भी जो है स्पेशल रेफरेंस दिया गया है। अब कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा जिससे हम और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 में ये बताया जाता है कि आपका जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है
और जुडिशियल फंक्शन है इसको आपको अलग अलग रखना है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट का कंसेंट कहीं कहीं पर रिक्वायर्ड होता है, तो जुडिशियल फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन साथ साथ में काम करते हैं। क्यों काम कर पाते हैं? क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे आता है, इसलिए लीगली ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है जो कि एग्जीक्यूटिव है, कि वो कभी कभी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी भी जो है गवर्न कर सकता है अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। तो प्रेसिडेंट भी कभी कभी जो है कुछ ड्रास्टिक स्टेप ले सकता है, लेकिन अक्सर लेता नहीं है, बिकॉज प्रेसिडेंट जो होता है वो खुद जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, आप देखेंगे कि जो पार्टी होती है, ठीक है, जो पार्टी होती है वही जो है कहीं ना कहीं जो फेवरेबल उनका प्रेसिडेंट होता है उनको ही जो है इलेक्ट करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर जो है वो क्या होता है? लेजिस्लेचर को परमिशन नहीं दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट के जो एक्शंस है या फिर हाई कोर्ट के जो एक्शंस है उसको डिस्कस करे अंडर द आर्टिकल 121 एंड 211। दो आर्टिकल्स ऐसे हैं, मतलब ये नहीं बता सकता कोई भी लेजिस्लेचर, अगर कोई पार्लियामेंट है वो ये नहीं बता सकती सुप्रीम कोर्ट में कि तुमको क्या काम करना है, ठीक है, या क्या काम नहीं करना है। मतलब जजेस को कोई बाइंड नहीं कर सकता। देखिए आप, जजेस की पावर बहुत होती है, बट क्या होता है ना, कुछ जजेस क्या करते हैं, करप्ट हो जाते हैं, देन दे ट्राई टू बी ट्राई टू गेन सम पावर फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसलिए जो है कहीं ना कहीं वो मतलब गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लेते, तो वो एक अलग केस है। बट कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिस्लेचर और जुडिशरी को अलग अलग रखने का काम किया गया है। इंटरेस्टिंगली जो प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स होते हैं उनको जो है लीगल एक्शन से एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट यानी दोनों गवर्नर्स ये सब जो होते हैं ये सब एग्जीक्यूटिव पावर्स में आते हैं, तो इनको लीगल एक्शन से जो है कहीं ना कहीं एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 361। और हमने एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी बनाया गया है। कुछ हमारे प्रोविजन ऐसे है जिसमें हम चेक एंड बैलेंस इंश्योर करते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जो बिल पास होता है तो बिल पे भले ही नॉमिनली, ठीक है, नॉमिनली ही भले, लेकिन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर तो लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने चेक एंड बैलेंस का जो है सिस्टम बना के रखा है। दूसरी बात ये भी है कि जुडिशरी के पास पावर होता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है जो जैसे कि अभी डीमोनेटाइजेशन का चैलेंज किया गया था, तो जो लेजिस्लेटिव के जो फंक्शंस होते हैं, जो रूलिंग्स होती है, या एग्जीक्यूटिव के कुछ फंक्शंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, तो उसको कौन चैलेंज कर सकता है? जुडिशरी आप चैलेंज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको चैलेंज कर सकती है। इसको अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट, तो आप जुडिशरी में कंप्लेन कर सकते हैं, तो दैट इज द केस। और इनफैक्ट आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग इतनी पावर दी जाती है जुडिशरी को कि अगर कोई स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट कैसा हो गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, आर्बिट्ररी हो गया है, धोखेबाजी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या कर सकते हैं, जो पावर दी गई है इतनी ज़्यादा जुडिशरी को, कि जुडिशरी इसको जो है ख़त्म कर सकती है, ठीक है। ऐसा हुआ था, आप देखेंगे कि इलेक्शन को इनवैलिड बता दिया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो ऐसा होता है, ठीक है, अक्सर ऐसी चीज़ें, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना, सॉरी, इंडियन हिस्ट्री में इतनी बार हुआ नहीं है, बट अगर चीज़ें ज़्यादा होगी तब हम समझेंगे ना कि चेक एंड बैलेंस प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कोई एग्जीक्यूटिव का ऐसा एक्टिविटी हुई जो कि लॉ के अगेंस्ट लग रही है तो भी उसको जुडिशरी चैलेंज कर सकता है। साथ साथ एग्जीक्यूटिव का जो परफॉर्मेंस है ये भी जो है लेजिस्लेचर के द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब एक समझ लीजिए यहाँ पर लेजिस्लेचर है, यहाँ पर समझ लीजिए जो है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, सब एक दूसरे का पावर चेक कर रहे हैं। बट आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो जुडिशरी है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा ज़्यादा, कानून को पावरफुल होना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून के कटघरे में जो है प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा हो सकता है, कानून के कटघरे में प्रेसिडेंट भी खड़ा हो सकता है, और इतनी पावर होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में कि उसको कटघरे में खड़ा कर सके, ठीक है। तो जुडिशरी पावरफुल होगी तभी जो है एक नेशन जो है पावरफुल बनेगा। बट उसके बावजूद देखिए, एक अब ये थोड़ा सा अजीब बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर तो ठीक है जुडिशरी को पावरफुल रखना है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब थोड़ा सा क्रिटिक भी देखिए आप, लेजिस्लेचर जो है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को चूज करता है, जो प्रेसिडेंट को चूज करने में उसका हाथ होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को चूज करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो उसके साथ मिली भगत होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो उसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका जज के अपॉइंटमेंट में रोल होता है, ठीक है। मतलब जो सीजीआई हमारी कंट्री का बनेगा, कहाँ पर कौन सा जज जाएगा, कौन से अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्रैक्टिस चली आ रही है वो क्या है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो बनेंगे, बट अक्सर ऐसा भी किया जाता है कि सीनियर मोस्ट जजेस के बदले दूसरा जज जो है अपॉइंट किया जाता है।
तो देखिए भले ही जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको बताया कि जजेस जो है वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेंगे, तो ये एक लिमिटेशन में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लिमिटेशन लिखने के लिए आया तो आप ये पॉइंट ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। आप एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेजिस्लेचर कभी कभी क्या कर सकता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए जजमेंट को चैलेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसा जजमेंट है जो लेजिस्लेचर को लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है, तो उसको फॉलो चेंज करने की बात कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का जो दायरा बना हुआ है ना, उसके अंदर ही आपको चीज़ करनी होगी, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया है, आपको बहुत अच्छे से पता है, बचपन से आप चेक्स एंड बैलेंस सुन रहे हो। तो चेक एंड बैलेंस करने से ये होता है कि कोई भी ऑर्गन सुप्रीम नहीं बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि जुडिशरी सुप्रीम हो जाए, अगर जुडिशरी ज़्यादा ही सुप्रीम हो जाएगी, पता चला कि सब लोग जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और फिर जुडिशरी बन रहे हैं और फिर वहां से जाके पावर कंट्रोल कर रहे हैं लोग, पॉलिटिशियन ही क्यों बनेंगे, ठीक है। तो जुडिशरी की पावर को भी चैलेंज करने का यहाँ पर सिस्टम बनाया जा रहा है। तो यहाँ तक कि हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम, समझ में हमारे आ चुका है। बात करते हैं सॉवरेनिटी के बारे में। सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है? सॉवरेनिटी का कुछ इस तरीके से मतलब होता है कि जब इंडिया के सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि जितना भी पावर है, पावर किसके हाथों में रहेगा? लोगों के हाथों में रहेगा, लोग जो है वो सुप्रीम है, ठीक है। ये इंडियन सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन इतना ज्यादा डेमोक्रेटिकली नहीं हुआ था, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन उसके बावजूद जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट किया। उसके अलावा बात आती है कि 1951-52 के बीच में जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शंस टुक प्लेस हुए। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टी आई, ये आपको पता है बहुत अच्छे से, सब चीज़ें आपने पढ़ी है। तो अब हर 5 साल में जो है लोकसभा के भी इलेक्शंस होते हैं और स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन होते हैं। मतलब ये है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए सॉवरेनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जो, हमारे को कोई बाहर से कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, सारा कंट्रोल जो है हमारे हाथों में होना चाहिए, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट कहीं पर भी मेजोरिटी हार जाती है तो उसको जो है गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि स्टेट असेंबलीज जो होती है अपना टेन्योर कंप्लीट करे बिना जो है वो जो है रिजाइन कर देती है। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखेंगे 1990s में जो है आपको देखने को मिलता है कि बहुत बार जो है स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल हो रही थी, जब कॉalition गवर्नमेंट का जो है गठबंधन का जो कॉन्सेप्ट जो है चल रहा था। तो ठीक है। अब मिड टर्म पूल क्या होता है? मिड टर्म पूल मतलब जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट फेल हो गई तो मिड टर्म इलेक्शंस किए जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो एक एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसका एक एक जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनिशियल वर्ड्स है वो बताते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम लोग हमारे अपने आप को जो है कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोग सुप्रीम है, ठीक है, हमें किसी ने लीडर ने ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि हम जो है हमें अपने आप को जो है कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, मतलब हमारे पे कोई रूल नहीं कर रहा है, हम खुद के ऊपर रूल कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट जो प्रीएम्बल जो है बनाना चाहता है। अब ये चीज़ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 के अंदर जो है इनेक्ट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता है 26 जनवरी को अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। यहाँ तक कि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर है। अब बात करते हैं सोशलिज्म की। ये एक एक वर्ड जो है ना ये आपका कहाँ पर है? प्रियम्बल में आपको दिया गया है, ठीक है। डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सारे वर्ड्स जो है दिए गए हैं। और सोशलिस्ट वर्ड जो है आपको पता है ओरिजिनली जो है नहीं एग्जिस्ट करता था, कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब आपको मैंने बताया था ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में पास हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। कहा कहा जाता है इसे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा वेग है, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है? सोशलिस्ट कंट्री है क्या? नहीं है। अभी तो अगर आप देखेंगे तो हमारी कंट्री कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब हम सारा जो है क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, बैंक्स का। तो अब ये क्या सोशलिस्ट वर्ड जो है ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो है ऐड हुआ था। बट कहने का मतलब ये है कि सोशलिस्ट हम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट के अंदर कोई भी तरीके की प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो है। और अब देखेंगे 1991 ऑनवर्ड्स जो है हम जैसे कि धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने एलपीजी को एक्सेप्ट किया। एलपीजी क्या है? एलपीजी गैस नहीं, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको क्लियर है कि सोशलिस्ट वर्ड तो ऐड कर दिया गया, लेकिन हम उस पर कितना खड़े उतर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। हाँ, सोशलिस्ट हम इस कंटेक्स में है कि हम थोड़ा सबके भले के बारे में सोचते हैं, ठीक है, सबको थोड़ा बहुत जो
चीज़ें बेसिक नेसेसिटी है वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहीं कहीं पर फ्री में प्रोवाइड होती है, ठीक है, फार्मर्स के लिए थोड़ा बहुत सब्सिडी होती है, तो ये सब चीज़ें में सोशलिस्ट हम है। बट अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिस्टम में तो हम सोशलिस्ट नहीं है, ठीक है, हम कैपिटलिस्ट भी नहीं है, हम सोशलिस्ट भी नहीं है, हम जो है कहीं ना कहीं मिडल में है। और अगर कभी कभी क्या होता है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, तो हमारा जो टिल्ट होता है कभी सोशलिस्ट की तरफ होता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो थोड़ा सा सोशलिस्ट की तरफ टिल्टेड थी। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है ये थोड़ी सी कैपिटलिस्ट की तरफ टिल्टेड है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखते हो, गवर्नमेंट खुद नहीं बोलती कि मैं सोशलिस्ट हूँ कि मैं कैपिटलिस्ट हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है ना वो बताती है कि वो सोशलिस्ट है या वो कैपिटलिस्ट है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, खुद को डेमोक्रेटिक बोलता है। डेमोक्रेटिक का मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि हर इंसान अपने आप का जो मतलब जो भी चीज मतलब अपने आप को जो जिस भी पर्सन को अपॉइंट करेगा वो खुद करेगा, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू करेगा। बट डेमोक्रेसी भी अलग अलग तरीके की होती है, आपको ये बात पता है। डेमोक्रेसी में भी आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स का भी कुछ सिस्टम होता है जो रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम होता है, कुछ सिस्टम और भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की डेमोक्रेसी आप जो है फॉलो कर रहे हो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है गांधी जी सपोर्ट करते थे। तो इंडिया का जो सिस्टम है जिस तरीके का हमने अडॉप्ट किया है वो है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, ये आपने पढ़ा होगा। सिंपल सी बात है कि सिस्टम के तहत क्या होता है कि आपको जो है आप एक पर्सन हो, ठीक है, आपका एक जो वोट जाएगा, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एक पर्सन के लिए जाएगा, आप 2 से 3 पर्सन को नहीं सिलेक्ट कर सकते, इसके लिए हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि इसके एडवांटेजेस भी, एक तो सिंपल सा होता है कि जो मेजोरिटी जो जीतेगा वो जीत जाएगा। समझ लीजिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना एग्जाम्पल। 10 लोग हैं, ठीक है, जो वोटिंग कंटेस्ट कर रहे हैं। अब 10 में से क्या हो रहा है कि 10 लोग जो है वोट डाल रहे हैं, ठीक है, 10 लोग कौन कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, ठीक है। अब वोट कितने लोगों को डालना है, 4 लोगों को डालना है, ठीक है। अब 4 लोगों को डालना है तो अब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है कि 4 लोगों को वोट डालना है। 4 लोगों को वोट डालना है तो समझ लीजिए 3 लोगों ने जो है एक इंसान को वोट डाला, ठीक है, 2 इंसान ने एक इंसान को वोट डाला, ठीक है, ठीक है, तो 2 और इंसान ने जो है किसी और इंसान को वोट डाला, ठीक है। अब नहीं, 2 इंसान ने एक इंसान को वोट डाला, एक इंसान ने एक इंसान को वोट डाला, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल से समझा रही हूँ ताकि आप समझे, ठीक है। 3 इंसान ने एक इंसान को वोट डाला, ठीक है, 2 इंसान ने एक इंसान को वोट डाला, एक इंसान ने एक इंसान को वोट डाला, ठीक है। ये कितने हो गए, 3 3 6 हो गए। अब बचे 4 इंसानों ने जो है क्या करा, एक इंसान को वोट डाला। समझ रहे हैं आप, मतलब 50% मेजोरिटी से भी कम है, ठीक है, 50% मेजोरिटी से भी कम है। मतलब करीबन 10 10 लोगों में से सिर्फ 50% भी नहीं है कि 50% से ज्यादा लोग जो है इलेक्ट कर रहे हैं। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे 50% ज्यादा लोग एक जन को चूज करें। लेकिन क्योंकि अलग अलग पार्टीज होती है, ठीक है, 4 पार्टीज होती है, कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी अपोजिशन पार्टीज होती है, तो वो क्या होता है, फायदेमंद हो जाता है। किसके लिए फायदेमंद हो जाता है, जो हमारा इन गवर्नमेंट है, ठीक है, इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है उनके लिए जो है फायदेमंद हो जाता है। तो आप समझिए कि जो 10 लोगों ने वोट डाला उसमें से जो 4 लोगों ने एक पर्सन को वोट डाला होगा, 4 लोग मतलब कितने होते हैं, 40% होते हैं। और ये हुआ है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि मैं फालतू एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2014 के अंदर, ठीक है, 2014 के अंदर जो एनडीए गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, तो एनडीए गवर्नमेंट जो कि बीजेपी द्वारा लीड की गई थी, ठीक है, उन्होंने 336 सीट्स जीती थी। कितनी, 336 सीट्स। आउट ऑफ, आपको पता है कि ये कितना परसेंटेज सीट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंटेज सीट है, 38.5% सीट्स है, ठीक है। क्यों, तो फिर भी वो लोग क्या कहते हैं, इलेक्शन जीत गए, क्योंकि बाकी पार्टीज कोई भी मेजोरिटी नहीं बना पाई ना, इसलिए। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के बेनिफिट्स भी है, लिमिटेशंस भी है, कि मतलब हमारी इंडिया की सिर्फ 30-40% लोगों की आबादी हमारा देश में कौन लीड करेगा ये चूज करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा नुकसानदायक है। उसके अलावा हम बात करें अगर, तो हर इंसान, ऑफ कोर्स हर इंसान का इक्वल राइट, इक्वल लॉ, इक्वल जो है वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया जो है बहुत टाइम तक डेमोक्रेटिक बनी रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने बीच बीच पे जो है डेमोक्रेटिक नहीं रही है, लेकिन इंडिया जो है डेमोक्रेटिक हमेशा से रही है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया है, ये आपको पता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हर एक पर्सन जो 18 ईयर्स से अबव होता है उसको वोट करने का राइट है, डिस्पाइट ऑफ व्हाट जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन ही बिलोंग्स टू।
अब बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। आपने बहुत बार सेक्युलरिज्म को सुना होगा। देखिए, दो चीज़ें होती है कि एक तो सेक्युलर मतलब आप पहली बात तो सेक्युलर बोल रहे हो और आप सेक्युलर हो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वही हम प्रैक्टिकल चीज़ ही समझेंगे और थ्योरेटिकल चीज़ को भी समझेंगे। तो ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया को डिवाइड कर दिया था, इंडिया और पाकिस्तान में, आपको बहुत अच्छे से पता है। और वहाँ पर बताया जा रहा था कि इंडिया जो है हिंदू राष्ट्र रहेगा और जो पाकिस्तान है वो क्या रहेगा, मुस्लिम राष्ट्र रहेगा। तो इंडिया ने जो है अपने वर्ड में जो है सेक्युलर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखाया था, ठीक है। मतलब आप देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो थोड़े सेक्युलर नेचर के थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री ही रहेगी, ठीक है, इसमें सब रिलीजन जो है एक साथ एक्सिस्ट करेंगे। और आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के सारे रिलीजन को अपनी प्रैक्टिसेस करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए रिलीजन अपनी चॉइस का जो है वो कर सकता है। बट अब हमें देखने को मिलता है कि पहले जो है, जो टर्म हमारा सेक्युलर था ना, वर्ड वो ऐड नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐड हुआ था 1976 में, उसमें प्रियम्बल में जो है सेक्युलर वर्ड को ऐड किया जाता है, ठीक है। मतलब हर एक जो पर्सन है अपना जो है प्रोसेशन निकाल सकता है, ठीक है। हर सेलिब्रेट अपना जो है फेस्टिवल कर सकता है, और कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किसी भी बेसिस पे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो जब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स की, तो जो फ्रेमर्स है, फ्रेमर्स ने बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात नहीं की थी, ठीक है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है कुछ तरीके के बेसिक फीचर्स को जो है पॉइंट आउट किया। तो पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, जो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, तो उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है चैलेंज हुआ था। और इसी के साथ क्या हुआ कि बताया गया कि कौन-सा चीज़ें ऐसी है जिसको अमेंड कर सकते हो, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो अमेंड नहीं की जा सकती। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी चली थी, मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद द्वारा। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कोर्स लेजिस्लेचर के द्वारा किया गया था। तो गवर्नमेंट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या बोला कि भाई पार्लियामेंट जो है जिसको भी है चैलेंज कर सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पार्लियामेंट किसी को भी चैलेंज कर सकती है। और उसने कौन सा लॉ बताया, आर्टिकल आर्टिकल 13, और साथ साथ आर्टिकल 368 की बात बताई कि हम जो है क्या कहते हैं, मतलब दोनों के बीच में एक डिफरेंस था। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इंडियन पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, ठीक है। अब बाद में फिर और अमेंडमेंट हुआ, तो फिर वापस फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, उसमें जो है सज्जन सिंह ने क्या किया, सज्जन सिंह ने फिर इसको जो है कहीं ना कहीं अपोज किया, ठीक है। तो उसमें फिर उसने अपोज किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, जिसको अमेंड करना है कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट, फोर्थ और 17 अमेंडमेंट्स को भी जो है चैलेंज किया गया है गोलकनाथ द्वारा, पंजाब वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। फिर वापस जो है कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, पार्लियामेंट तो अमेंड कर सकती है। मतलब यही कहानी चल रही थी, समझ रहे हैं आप, जब से इंडिपेंडेंस हुआ 1951 से सुप्रीम कोर्ट यही बोल रही थी कि भाई पार्लियामेंट जो है जो करना चाहे कर सकती है। लेकिन लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि पावर जो है लिमिटेड लिमिटेड है, पार्लियामेंट की अनलिमिटेड नहीं है। तो फिर वो कैसे हुआ वो हम समझेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि दो आर्टिकल्स है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल नंबर है एक 368, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, पावर को जो है चेक कर, मतलब पावर को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया जाता है कि आर्टिकल 13 के अंदर की पार्लियामेंट जो है वो कुछ चीजों को अमेंड नहीं कर सकती। दोनों के बीच में कंफ्यूजन था। अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकता है, अगर आपने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ कुछ तरीके कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसमें जो है कैसे चलेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब जब इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड आया, तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद आपको पता है इंदिरा गांधी जो है वो क्या बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है, ठीक है। और उसके अलावा बट उन्होंने, जो उनको बहुत टेंशन था, ठीक है, उनको क्या टेंशन था, किस चीज का टेंशन था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो डिफरेंसेस है जो इतने सालों से चले आ रहे हैं, आर्टिकल 368 और आर्टिकल इसके बीच में, तो उन्होंने सोचा डिफरेंसेस को खत्म करना है, ठीक है। और उन्होंने सोचा डिफरेंस को कैसे खत्म करना है। तो वो डिफरेंस को खत्म करने के लिए उन्होंने एक जो है 24th और 25th अमेंडमेंट लाया, ठीक है। 24th और 25th अमेंडमेंट लेकर आया। इसके अंदर क्या किया उन्होंने, 24th और 25th अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने ये दोनों आर्टिकल के बीच में जो डिफरेंस था ना, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13, उसके बीच में उन्होंने डिफरेंस जो है सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट जो है जो करना चाहे वो कर सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट को ज्यादा पावरफुल बना दिया, ठीक है। अब हुआ ये कि
पार्लियामेंट ने भले 25th अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ इसमें पार्लियामेंट ने बोल दिया ठीक है कि पार्लियामेंट ने ये भी बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबऑर्डिनेट है टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब अगर कभी ज़रूरत पड़े तो फंडामेंटल राइट्स को भी चैलेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों भी अमेंडमेंट किए। अब ये दोनों अमेंडमेंट हुए ना, तो इसके साथ जो है चैलेंज कर दिया दोनों अमेंडमेंट को किसने, केशवानंदा भारती ने। केशवानंदा भारती द्वारा इसको चैलेंज किया गया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब ये इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया था लोगों को कि भाई अब क्या करें। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि 1973 के अंदर ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। 13 जजेस की बेंच बैठी। सोचिए, जब नॉर्मली जो है छोटे मोटे फैसले लेने होते हैं तो 3, 5, 7, 9 लोग बैठते हैं, ऑड नंबर में बैठते हैं, लेकिन 13 जजेस बैठे और उसमें फैसला भी कैसे आया, 7 जज कुछ और बोल रहे हैं और 6 जज कुछ और बोल रहे हैं। सोचिए आप, तो मतलब कुछ इस तरीके का फैसला आया, लेकिन क्योंकि 7 मेजोरिटी थी तो 7 लोगों ने ये बोला कि भाई आर्टिकल 368 के अंदर जो है पार्लियामेंट किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है। ठीक है, बट उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऐसी फंडामेंटल चीज़ें रहेगी जैसे कि प्रियम्बल हो गया, कुछ फंडामेंटल राइट्स हो गए। ऐसा नहीं कि आपने इंडिया को सेक्युलर कंट्री से चेंज करके जो है आपने कोई पर्टिकुलर ऐसा मतलब हिंदू राष्ट्र बना दिया। ठीक है, अभी तो वैसे कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट कहने का मतलब ये है कि आप जो बेसिक फीचर्स होते हैं ना उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और क्योंकि आप भले ही पार्लियामेंट और जो भी चीज़ पार्लियामेंट पास करेगी, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट पास करेगी उसको हमेशा आप जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ताकि कभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट मतलब कभी भी जो है पार्लियामेंट जो है गलत नाजायज फायदा ना उठा सके। तो पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें डिसाइड नहीं की गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आने वाली है। बाद में जाकर ये सब चीज़ें जो है डिसाइड की गई, तो अलग अलग केसेस में जो है ये सब चीज़ें जो है डिसाइड की गई थी। तो जैसे कि हम देखेंगे कि केशवानंदा भारती केस में कुछ और फीचर्स बताए गए थे, जैसे कि बताए थे गए थे कि फेडरल करेक्टर जो है, उसके अलावा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये सब फंडामेंटल फीचर्स है। ऐसा नहीं इसको चेंज कर देंगे, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद जब मिनर्वा मिल्स केस हुआ तो उसमें बताया गया कि फेडरलिज्म जो है वो भी क्या है, एक तरीके से ये जो है बेसिक फीचर है। उसके बाद SR बोमाई का जो केस हुआ था उसमें बताया गया कि सेक्युलर करेक्टर जो है हमारा स्टेट का वो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। मतलब कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती। यहाँ तक कि आपको सब क्लियर है कि पार्लियामेंट क्या चेंज कर सकती है, क्या नहीं चेंज कर सकती, कैसे चेंज कर सकती है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन के ऊपर, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है यूनिट नंबर 1 है जो है वो फिनिश हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारा ये जो यूनिट है ये फिनिश हो जाएगा, तो नेक्स्ट यूनिट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ 3 ही यूनिट है क्योंकि आपके, तो तीनों यूनिट जो है बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत लंबे टाइम तक लिखा गया और हर चीज़ को जो है देख के लिखा गया ताकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है अवॉइड किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3 साल में बना। ठीक है, उसके अलावा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके अंदर 8 स्केड्यूल्स हुआ करते थे, 22 चैप्टर्स होते हैं और 395 आर्टिकल्स होते हैं। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन को 100 बार से ज़्यादा, आई थिंक ऑलमोस्ट 105 टाइम्स जो है अमेंड किया गया है। ठीक है, और US कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन है। और बहुत सारी चीज़ें बाद में ऐड हुई, 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुई 1976 में। और ये जो चीज़ें ऐड हुई ये सब चीज़ें जो थी ये हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, और फिर हमने बाद में कुछ जो है बेसिक स्ट्रक्चर को भी मान लिया, और फिर हमने 1990s ऑनवर्ड्स मैंने आपको बताया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ तक के आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर है, और ये जो हमारा चैप्टर है, ये वाला जो यूनिट है ये फिनिश होता है। और इसी के साथ बने रहिए चैनल पे, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।